मिट्टी में मिलाई जा रही ये बिल्डिंग्स ना तो गैर कानूनी है और ना ही इनमें किसी भी तरह का कोई काला धन लगा है। साल 2021 की ये वीडियो चाइना के क्यूमनिंग सिटी की है, जिसमें धाराशाही की जा रही ये 15 बिल्डिंग्स अपने अंदर लाखों बेघर लोगों को जगह देने वाली थी। मगर फिर चाइनीज मार्केट में 52 ट्रिलियन डॉलर का भूचाल आ गया और आलम यह है कि 5 करोड़ बेघर लोगों की आबादी के बावजूद चाइना इन इमारतों को बर्बाद कर रहा है। चाइना की सरकार और वहां के रियल एस्टेट कंपनीज बनी बनाई बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही है और वो डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट को रद्दी में मिला रही है। और रियल एस्टेट के हालात आज वहां पर ऐसे हो गए हैं कि लोग 10 रुपए में भी वहां पे बने बनाए फ्लैट्स नहीं लेना चाहते और ना ही देना चाहते। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेघर आबादी को घर देने के बजाय चाइना इन घरों को तबाह करना बेहतर समझ रही है? क्या ये साल 2008 से बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस के आने वाले समय में ट्रिगर करेगी? एंड लास्टली, कैसे गुरुग्राम और भारत के कई शहर जल्द ही इससे भी बुरे हालातों का सामना करने वाले हैं? well, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। तो साल 1949 माओ जेडोंग द्वारा लीड की जा रही फोर्सेस ने सालों से चले आ रहे सिविल वॉर को जीत लिया और चीन को एक आजाद देश की तरह स्थापित करते हुए उसकी बागडोर अपने हाथों में ले ली। माओ जेडोंग सिद्धांतों से कम्युनिस्ट थे, एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसके अनुसार एक समाज में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी का देश के एसेट्स पे एक समान अधिकार होता है और इस समाज का संतुलन ना बिगड़ने पाए, इसे इंश्योर करने के लिए सरकार सारे एसेट्स अपने पास रखती है और इंश्योर करती है कि वो एसेट्स सभी को उसकी जरूरत अनुसार एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो माओ जेडोंग अपनी जनता को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, मगर लाचार नहीं, तो उन्होंने लोगों से सख्ती से काम करवाना शुरू किया। गवर्नमेंट के अंडर इंडस्ट्री सेटअप करी और लोगों से कहा कि अगर वो उसमें काम करेंगे तभी उनकी जरूरतें पूरी की जाएंगी, ताकि उनकी जनता में कोई मुफ्त की रोटी ना तोड़े और सब इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। अब जहां दूसरे देशों के लिए घर और जमीन एक कमोडिटी थी, वहीं पर उसी साल आजाद हुए चाइना की नजर में घर एक जरूरत थी। इसी विचारधारा के चलते माओ जेडोंग ने दानवी सिस्टम की नींव रखी। अब आसान भाषा में समझाऊं तो दानवी वर्क यूनिट्स यानी उन जगहों को कहते हैं जहां पर लोग काम करते हैं। अब ये दानवी सरकार सेटअप करवाती थी ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके और बदले में जिस भी दानवी यानी वर्क यूनिट में वो लोग काम करते थे, वो दानवी इंश्योर करती थी कि वर्कर्स को रोटी, कपड़ा और मकान दिया जाए। तो लेट 1970s तक इन एरियाज की 95% वर्किंग पॉपुलेशन के पास जो घर थे वो उन्हें उनके दानवी ही देते थे और हर एक जमीनी टुकड़ों को सरकार की कागजी कार्यवाही और परमिट से होके भी गुजरना पड़ता था। मगर 9 सितंबर 1976 चाइना के लिए एक ऐसी तारीख बन के आई जिसने सब कुछ बदल दिया। 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण माओ जेडोंग की मृत्यु हो गई और उन्हीं के साथ उनकी विचारधारा भी उनकी कब्र में चली गई। तो साल 1978 में चाइना के शासन की कुर्सी देन जियाओपिंग के हाथ में आ गई, मगर ये माओ जेडोंग की कम्युनिज्म की सोच से बिल्कुल भी मेल नहीं रखते थे। तो साल 1980 में उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि अर्बन रेसिडेंट्स को भी ना सिर्फ अपना खुद का घर खरीदने की अनुमति होनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने पुराने घर को बेचने की भी आजादी मिलनी चाहिए। और इस पूरी ट्रांजैक्शन में जरूरी नहीं है कि खरीदने वाला एक ही बार में पैसा दे, बल्कि वो अपनी इच्छा अनुसार 10-15 साल में धीरे धीरे भी उस पैसे को दे सकता है। इस एक स्पीच ने चाइनीज इकोनॉमी में 2 रास्ते खोल दिए जो पहले पूरी तरह बंद थे। पहला तो ये कि अब प्रॉपर्टी को चाइना में कमोडिटी की तरह देखना कोई अपराध नहीं था, और दूसरा ये कि अब लोन्स और ईएमआईज चाइनीज इकोनॉमी में नॉर्मलाइज करने का प्लान किया जाने लगा था। इसके बाद साल 1986 में शेनज़ेन में पहली बार एक लीगल लैंड सेल हुई थी, जिसे चाइना के इतिहास में पहली लीगल लैंड डील की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके बाद शंघाई में भी जमीनों की खरीदारी और बिक्री शुरू हो गई और लेट 1990s तक चाइना में जमीन दानवे एलोकेशन से पूरी तरह कमोडिटी और रेंटल पे चलने लगी और हाउसिंग पूरी तरह से प्राइवेट हो गई। अब देखो, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सरकार की मानसिकता बदल गई थी, प्रॉब्लम ये हुई कि सरकार का माइंडसेट इतनी जल्दी इस चीज को लेके चेंज हो गया कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। जब वहां की सरकार को दिखा कि रियल एस्टेट तो एक ऐसा सेक्टर है जिसकी जरूरत लोगों से मजबूरन पैसा खर्च करवाएंगी और ये गवर्नमेंट को ढेर सारा पैसा भी कमा के देगी, तो उन्होंने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी कि एक तरह से उन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया अपना घर लेने के लिए। उन्होंने जानबूझ के अर्बन एरियाज में घरों के किराए बढ़ा दिए,
हाउसिंग फंड शुरू कर दिए लोगों को होम लोन्स देने के लिए, ताकि लोगों के अंदर ये ख्याल आ जाए कि इतना ज्यादा रेंट देने से अच्छा है कि वो इससे काफी कम किस्तें लेके अपना खुद का घर ले ले। और रियल एस्टेट को इस प्रकार मार्केट करने लगे ताकि ना सिर्फ जनता बल्कि विदेश के लोग भी चाइना की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। फिर साल 1998 में जू रोंगजी ने स्टेट काउंसिल डॉक्यूमेंट नंबर 23 इशू किया, जिसमें उन्होंने दानवी हाउसिंग सिस्टम को पूरी तरह बंद कर दिया और वर्क स्टेशंस द्वारा घर दिए जाने के बजाय वर्कर्स को उनका घर खरीदने के लिए कैश सब्सिडीज देना शुरू कर दिया, ताकि अल्टीमेटली इस कैश सब्सिडी की मदद से वो घरों को खरीद सके और रियल एस्टेट में और पैसा डाले। एक और टेक्निक जो चाइना की सरकार ने वहां की अर्बन रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल की, वो थी हुको सिस्टम। तो देखो, हुको चाइना का हाउस रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। जैसे अपने यहाँ पर घर या जमीन की रजिस्ट्री ऑफिस में कागजी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है ना, ठीक उसी तरह से। मगर यहाँ चाइना ने क्या किया कि जिनके पास अर्बन हुको होगा ना, उनको ज्यादा एडवांटेज दिए, उन्हें ज्यादा रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए ज्यादा एलिजिबल और प्रायोरिटीज देनी शुरू कर दी। इससे एक तरह की फेस स्कार्सिटी क्रिएट हुई। लोगों को शहरों में मकान की जरूरत थी भी नहीं, वो अपने गाँव में खुश थे। मगर चाइना में सब कुछ तो सरकार के हाथों में ही है, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी मजबूरन अर्बन एरियाज में शिफ्ट होना पड़ा। वहां पर फ्लैट्स और जमीनें खरीदनी पड़ी ताकि सरकारी व्यवस्थाओं में उन्हें किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। तो 11 दिसंबर 2001 के दिन जब चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना, तब चाइना को उसके इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक बूम मिला। चाइना एक प्रोडक्शन हब के साथ साथ एक एक्सपोर्ट हब भी बन गया और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में होने लगी, जो साल 2007 तक 14.1% पे पहुंच गई और लोगों के ऊपर पैसा बरसने लगा। अब जिस तरह भारत में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जिसके तहत आप भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसा कुछ चाइना में नहीं है, जिस वजह से सभी अपने पैसों को केवल और केवल रियल एस्टेट में ही डालने लगे। अब जाहिर सी बात है कि डिमांड और सप्लाई का मैच नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने लगे। रिपोर्ट्स बताती है कि चाइना के कई शहरों में रियल एस्टेट्स के दाम 20% एनुअली बढ़ रहे थे। एक वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा। लगे हाथों जब 2008 का ओलंपिक्स भी चाइना में हो गया, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर बूम को और हवा मिल गई और चाइना में रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर पैसा लिटरली बरस रहा था। इन कंपनीज को लगा कि वो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, खरीदार इतने हैं कि सब फुलफिल होगा ही। तो चीजों के दाम आसमान छूने लगे, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन अंधाधुंध चलने लगा, क्योंकि रियल एस्टेट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था। इसीलिए सरकार भी हर प्रोजेक्ट को भरपूर फंड करती रही और अंत में बन गया एक रियल एस्टेट बबल, जिसमें डिमांड से ज्यादा सप्लाई होने वाली थी और ओवर प्राइस्ड रियल एस्टेट की भरमार। तो रियल एस्टेट आखिर कोई भी क्यों खरीदता है? देखो, सबके रहने के लिए तो एक घर पर्याप्त है। रियल एस्टेट लोग केवल इन्वेस्टमेंट के नाम पे खरीदते हैं, ताकि आगे जाके उस जमीन या फ्लैट को बेचकर उससे प्रॉफिट कमाया जा सके। लेकिन अगर आगे जाके उस प्रॉपर्टी का कोई खरीदार ही नहीं रहेगा, तो उस प्रॉपर्टी का भला क्या काम? खास करके अर्बन एरियाज में, जहाँ पे तो वो जमीन खेती के काम भी नहीं आ सकती। तो यहाँ पर 300 अरब डॉलर्स का लोन सरकार और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सिर्फ एवरग्रांड के ऊपर एक वक्त पे चढ़ा था। अभी 2023 में कंट्री गार्डन होल्डिंग्स नाम की रियल एस्टेट कंपनी के ऊपर 190 बिलियन डॉलर का कर्ज है। तो देखो, कर्जा होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक कि ये कंपनीज इंटरेस्ट के साथ ये लोन वापस कर रही है, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए फायदे की ही बात है, राइट? IMF के इकोनॉमिस्ट युआन चेन यांग ने बताया था कि साल 2020 के आसपास चाइना की पूरी जीडीपी का 29% हिस्सा रियल एस्टेट से आता था। चाइना सारे डेवलपर्स को इतना ज्यादा कर्जा दे रही थी कि इकोनॉमिस्ट जॉर्ज मैग्नस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये डेट इतना ज्यादा है कि ये इस देश पे आने वाले कई सालों तक बोझ की तरह रहेगा। मगर किसी ने फिर भी रिफॉर्म्स नहीं लाए और रेगुलेशंस नहीं सोची। उसके बाद आया कोविड-19 और सब कुछ ठप पड़ गया। लोगों के पास रियल एस्टेट खरीदने के लिए पैसा नहीं था और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे रियल एस्टेट खरीदी थी, उन्हें जब पैंडेमिक के समय पैसों की जरूरत पड़ी तो उनके कोई खास काम नहीं आई। अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन कंपनीज का सारा काम ठप पड़ गया। मगर लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स है ना, वो तो देनी ही देनी है। अब जब तक इन कंपनीज के पास लिक्विड फंड्स थे, उन्होंने दिए, मगर दिसंबर 2021 में पहली बार ऐसा हुआ कि एवरग्रांड ने लोन की किश्त समय पे नहीं दी और रियल एस्टेट में
हाहाकार मच गया। 2023 तक बॉन्ड्स की पेमेंट मिस करने वाली कंपनीज में से 80% चाइनीज कंपनीज रियल एस्टेट की ही थी। वहां की सरकार भी अब इनकी फंडिंग कम करने लगी क्योंकि सेक्टर में ग्रोथ दिख नहीं रही थी। ऊपर से लोन का भार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अगर सरकार इनको और लोन देती भी तो रियल एस्टेट कंपनीज की स्थिति ये थी कि वो या तो कर्ज की किस्तें दे पाती या फिर बिल्डिंग्स कंप्लीट कर पाती। अब इन दोनों चीजों को संभालने के लिए बहुत देर हो गई थी। हालात ये हुई कि अपने अंडरगोइंग कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं बचे और एक के बाद एक इनकी बिल्डिंग्स गिराई जाने लगी। एज ए रिजल्ट कंट्री ग्रीन होल्डिंग्स आज बंद होने की कगार पर आ चुकी है। एवरग्रांड को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया गया है और चाइना में आए दिन कोई ना कोई छोटी मोटी रियल एस्टेट कंपनी बंद हो ही रही है। चाइना की अपनी मीडिया जो कभी देश के खिलाफ नहीं बोल सकती थी, उसने तक साल 2023 में कह दिया था कि चाइना को अपने उस सिद्धांत के साथ टिके रहना चाहिए कि घर सिर्फ रहने के लिए होते हैं, केवल देखते रहने के लिए नहीं। अब चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट का ये डाउनफॉल बहुत से लोगों को सडन लगेगा, मगर जरा बीते कुछ सालों में वहां के डेटा पर नजर डालिए। देखिए चाइना में ऑलरेडी 6.5 से 8 करोड़ खाली घर है, जिसपे ओनर्स को ना तो कोई रेंटल यील्ड मिल रही है और ना ही कोई प्रॉपर सेल इनकम। जहां ऑलरेडी लोगों के पास इतना अननेसेसरी रियल एस्टेट है, उसके ऊपर से और कंस्ट्रक्शन के लिए जब खरीदार ही नहीं है, फिर भी उनको बनवाए जाने का और फंड करने का क्या मतलब बनता है। 2019 की एक रिपोर्ट में चाइना के अंदर 50 से भी ज्यादा घोस्ट सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया था। ये ऐसे शहर थे जिन्हें कंस्ट्रक्ट ये सोच के किया गया था कि उनके अंदर लाखों लोग बसाए जाएंगे, मगर पूरी कोशिश करने के बावजूद उनमें मुश्किल से 1 या 2,000 लोग ही रहने आए। उनमें से कुछ समय बाद वो जगह छोड़ के चले गए। अब देखो, जिस चीज की ऑलरेडी मार्केट में जरूरत नहीं है, आप अगर उसको तब भी प्रोड्यूस करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके दाम गिरेंगे और वो चीज बेकार ही हो जाएगी। यही सेम चीज चाइना में भी हुई और रिजल्ट आज सबके सामने। भारत भी कहीं ना कहीं अब उसी दिशा में जा रहा है। मुंबई में रियल एस्टेट का महंगा होने का कारण समझ में आता है क्योंकि वो समुद्र के तट पर मौजूद है और वहाँ जगह वाकई में काफी सीमित है। मगर गुरुग्राम जैसे शहरों में जहाँ जमीन की कोई खासा कमी नहीं है, वहां पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट केवल 2 साल में 67% तक बढ़ गए हैं। जिस तरह चाइना में जबरदस्ती एक्सेसिव हाउसिंग बनाई जा रही थी, उसी तरह साल 2024 में एनसीआर के 50% से ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स केवल और केवल गुरुग्राम में ही बनाए गए हैं। जबरदस्ती लग्जरी फ्लैट्स के नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी डील्स आए दिनों हो रही है और इन्फ्लेटेड फिगर्स में प्रॉपर्टी डील्स हो रही है। सबको पता है कि रियल एस्टेट में बहुत से लोगों का ब्लैक मनी व्हाइट हो रहा है, मगर इन एक्सेसिव फिगर्स की वजह से रियल एस्टेट इतना ओवर प्राइस हो गया है कि वो अब लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। प्रशांत ठाकुर जो एनारॉक में हेड ऑफ रिसर्च एंड एडवाइजरी है, उन्होंने गुरुग्राम की रेसिडेंशियल मार्केट को ओवर हीटेड बताते हुए कहा कि इस समय तो इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नजरिए से बिल्कुल नहीं पैसा लगाना चाहिए। सिमिलर टू जिस तरह की वार्निंग चाइना के रियल एस्टेट को लेकर एक्सपर्ट्स दे रहे थे, ऐसा ही हाल भारत के कई शहरों में है जहां जमीन की कोई कमी नहीं है। मुट्ठी भर लोग बस कई सारे फ्लैट्स और मकान खरीद रहे हैं जिससे उन्हें कोई मतलब नहीं है और ना ही वो कभी इनमें रहने वाले हैं। जब भी कोई चीज हद से ज्यादा ओवर प्राइस होती है तो उसका बबल बनता है और उस बबल का फूटना तय है। इंडियन स्टॉक मार्केट भी बहुत ओवर वैल्यूड हो गई है। सबने सोचा कि अब ये बढ़ती रहेगी, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या, करेक्शन इसमें भी आया और जिन्होंने बिना सोचे इन्वेस्ट किया था वो आज लॉस में है। मेरे एक रिलेटिव ने एक बड़ा सा खेत खरीदा, उसमें प्लॉटिंग की और सोचा कि ओवर प्राइस्ड रियल एस्टेट का फायदा उठा के बेच देंगे, क्योंकि उस वक्त उस एरिया की जमीन बूम पर भी थी और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। कुछ समय बाद जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, कोई प्लॉट्स खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हुआ एंड इवेंचुअली टैक्स वगैरह सब काट के मुश्किल से 5 से 6% के एनुअल रिटर्न पे उन्हें उस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस जगह की हाइप खत्म हो गई थी और वहां करेक्शंस आए थे। आप कितने ही महंगे फ्लैट्स या नॉन एग्रीकल्चर जमीनें क्यों ना खरीद ले, इवेंचुअली अगर उन्हें उस इन्फ्लेटेड प्राइस पे कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो ये बबल फूटेगा। जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई का क्या फायदा? ये हर एक ओवर वैल्यूड देश के इतिहास में हुआ है, अमेरिका और चाइना जैसी विश्व की दोनों सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी। और तब रियल एस्टेट के दामों में भयंकर गिरावट आई, लैंड एप्रिशिएट होती है, पर ओवर वैल्यूएशन एक कंप्लीटली डिफरेंट बात है। भारत में भी ये करेक्शन आएगा, अब वो चाहे 5 साल बाद आए या 10 साल बाद, पर आएगा जरूर, क्योंकि करंट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट इफ, इट्स ओनली अबाउट when। वैसे आपके हिसाब से भारत की 2 सबसे ओवर वैल्यूड रियल एस्टेट मार्केट कौन सी है और क्यों है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल में देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर दुनिया भर में इंडिया एक स्कैम कैपिटल क्यों बनता जा रहा है।
आखिर इंडिया में ये जो स्कैम कॉल सेंटर्स है इनकी भरमार क्यों होती जा रही है और क्यों इससे दुनिया का नजरिया इंडिया पे गंदा होता जा रहा है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।